पिछली क्लास हमारी में भी थी। यस सर। फिल्टर हमने पढ़ा था। याद है होंगे आपको टास्क भी दिया था। अफसोस की बात है क्योंकि हम दूसरे टॉपिक पे जा चुके हैं। अगर अब तक आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं की है तो आपके लिए आगे चल के बड़े समस्या होंगे। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ये इंशाल्लाह आप कहते रहेंगे लेकिन आपके पाकिस्तानी वाला इंशाल्लाह बोल रहा है। इसको बोलने के बाद दोबारा उस पर नजरसानी भी करनी पड़ती है। ये आपको खुद सीरियस होना पड़ेगा। आपके करियर को लेके कोई और सीरियस नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा तरीका होता तो मैं पानी में आपको घूम के पिला दूंगा। सही है, लेकिन वैसा नहीं कर सकता तो आपको खुद ही सीखना होगा। अच्छा भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने आई थिंक फायर फिश वगैरह भी देख लिया था। नहीं स्टार्ट कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने दो चीजें बनाई थी। एक हमने बनाया था फिल्टर लिस्ट और एक टास्क जो हमने किया था वो था फिल्टर डिव। ऐसा ही है। और आई थिंक फिल्टर टेबल वाला आप लोगों को दिया था। बनाया था नहीं बनाया था? बनाया था ना। शेयर भी करना चाहिए था आपको मेरे साथ। आपको मेरे साथ शेयर करते हुए मैं देखता उसको। अच्छा, ये कोड आप लोगों को समझ में आया था नहीं आया था? ये रिपीट कर दो। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने दो एलिमेंट्स बनाए थे, अगर आप लोगों को याद हो। एक मैंने बनाया था फिजान लैपटॉप बंद कराओ। दो एलिमेंट्स हमने बनाए थे, एक इनपुट और एक ड्यूअल। सही है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। पीछे की लैपटॉप नहीं कीजिएगा। अच्छा भाई, मेरे पास एक इनपुट था राइट सर्च और एक ड्यूअल था। ठीक है, मुझे क्या करवाना था, यहाँ पे जो भी यूजर लिखेगा वो यहाँ से फिल्टर होगा। सही है। अब जरा हम आते हैं इधर एडॉट.जेएस में। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया, इन दोनों चीजों को अपने पास कॉल कर लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर। सही है। उसके बाद मैंने एक इवेंट फायर करवाया। कौन सा? ठीक है। इस पे मैंने एक लिसनर लगाया है, किस नाम से? फिल्टर टेक्स्ट। ये लिसनर कॉल होगा जब भी हमारी की प्रेस होगी और पूरे तरीके से प्रेस हो जाएगी, तब जाके ये फायर होगा। अच्छा, पहला काम हमने ये किया कि हमने इसी लिस्टिंग में से, यानी जो हमने यूआरएल अपने पास मंगाए थे, इसके चाइल्ड नोड्स को हमने लिस्ट करवा दिया। इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी? लिस्ट आइटम्स और जंक आर्टिफैक्ट्स, टेक्स्ट नोड्स वगैरह अगर हैं तो आ जाएंगे। उसके बाद एक फॉर लूप चलाया हमने। उस फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया, इसकी जितनी भी लेंथ थी उसके ऊपर हमने आइटरेट करवाया और हमने कहा कि आप इसमें से एक एक एलिमेंट ले आइए और ये भी चेक कर लीजिए कि वो हमारे पास लिस्ट आइटम में कोई एलिमेंट है या कोई टेक्स्ट नोड है। ठीक है, यहाँ पर हमने चेक करवा लिया, फिल्टर करवा दिया। हमने कहा कि अगर उसकी नोड टाइप 1 है तो आप उसको कंसीडर कीजिए और आगे का कोड बढ़ाइए, वरना आप उसको छोड़ दीजिए। सही है। हर टेक्स्ट के ऊपर भी हमें ये सारी चीजें नहीं करवानी, यानी ये एक एंटर है, इसके ऊपर भी मैं चेंजेस करवा दूँ, ऐसा मुझे नहीं करवाना। ठीक है। अगर ये चेक पास हो जाता है तो उसके बाद क्या है, एक और इफ की कंडीशन है जो कि मेन काम हो रहा है इसके अंदर सारा। क्या हो रहा है भाई, लिस्टिंग टेक्स्ट की जो करंट आइटरेशन चल रही है, लिस्टिंग टेक्स्ट में सब क्या पड़ा हुआ है बता सकते हैं आप? इसके अंदर खाली लिस्ट आइटम्स पड़े हुए सारे एक एक करके। सही है।
इस वक्त जो करंट आइट्रेशन चल रही है लिस्ट आइटम्स की, उसकी डॉट इनर एचटीएमएल यानी टेक्स्ट के ऊपर चलेगा। सही है, जो टेक्स्ट था उस लिस्ट आइटम के अंदर, उसके अंदर चलेगा। और फिर हमने कहा उसको आप क्या कर दीजिए, लोअर केस। ठीक है, ये काम तो हो गया, समझ में आता है। उसके बाद असल काम जो सर्चिंग का वाला वो यहाँ पर होगा। सही है, डॉट इंडेक्स ऑफ लगाया मैंने। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, अगर मैं यहाँ पर फिल्टर टेक्स्ट मैंने एलिमेंट यहाँ पर पास किया हुआ जो मैंने पास कॉल किया था, उसकी वैल्यू यानी जो भी यूजर ने एंटर किया है, और उसको भी आप क्या कर दीजिएगा, लोअर केस, ताकि दोनों लोअर केस होकर मैच हो। अच्छा, डॉट इंडेक्स ऑफ में मुझे क्या मिलेगा, जो नंबर होगा उसका इंडेक्स नंबर, जो भी उसका इंडेक्स नंबर होगा वो मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो मुझे क्या मिलेगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो कब को होगी, जब -1 जब वो -1 के इक्वल ना हो। ठीक है, अगर -1 के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले की एक एम्प्टी प्रॉपर्टी इसके साथ अटैच हो जाएगी। और उसके बाद हमने एल्स में क्या किया भाई, लिस्टिंग टेक्स्ट करंट आइट्रेशन, उसकी डिस्प्ले आप क्या कर दीजिए, यानी -1 अगर आ जाता है इन केस, तो आप क्या कर दीजिएगा, डिस्प्ले कर दीजिएगा। जी, ये हमने जो लिस्टिंग टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू जो किया है हमने एम्प्टी, इसका क्यों करते हैं हम एम्प्टी क्यों छोड़ा इसको हमने एम्प्टी क्यों छोड़ा है, एम्प्टी क्यों छोड़ा और ये क्यों यूज किया, इसकी कंडीशन हमारी जो है वो एम्प्टी रह जाती। अगर मैं ये काम नहीं करता तो इससे होता क्या, इससे हो क्या है, खाली डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लग रही है विद एम्प्टी स्ट्रिंग और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरी बात इसमें एक और काम ये भी हो रहा है कि जब आपके पास एम्प्टी हो जाएगा, आपका जो फिल्टर टेक्स्ट एलिमेंट वैल्यू है वो एम्प्टी हो जाएगी, तो आपके पास ये डिस्प्ले वापस जो है ये एम्प्टी हो जाएगा, यानी नल अगर था तो वो आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी। सही, तो यानी अगर लाइन में हटा देते हैं तो क्या होना चाहिए फिर, आप बताइए। वो यूएल हटेगी नहीं ना, नहीं हटेगी, जो आप सर्च जो सर्च एक बार वो फिर पीछे नहीं जाएगा, यानी लिस्ट आइटम एक बार आपने फिल्टर करवा लिया तो वापस पीछे नहीं जाएगा, उसके लिए इसको वापस एम्प्टी करवाना जरूरी है। तो यहाँ पर ये नन जो है ये प्रॉपर्टी एम्प्टी हो जाएगी, बस ये काम होगा, कुछ भी नहीं। सही है, यहाँ पर भी यही काम हो रहा है। बस इधर हमने क्या करवाया है भाई, यहाँ पर बस एक डिफरेंस है, आपको देख के बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पर वो दिस वाला यूज किया हुआ है, पैरामीटर्स नहीं है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पर हमने यूएल के ऊपर काम कराया था, सही, यहाँ पर हमने किसके ऊपर काम कराया है, डिव के ऊपर, कंटेनर्स के ऊपर काम करवाया है, डिव के ऊपर एलिमेंट्स के ऊपर काम करवाया है, और किसकी मदद से करवाया है, क्लासेस की मदद से। ठीक है, हमने यहाँ पर कोई इस तरीके से जो है इंडेक्स ऑफ यूज का सॉरी डॉट इनर एचटीएमएल यूज नहीं किया। क्या यूज किया इसकी जगह होता है, डॉट क्लास नेम, डॉट क्लास नेम। याद रखिएगा, क्लास जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है, आप डॉट क्लास नहीं कर सकते। उसकी जगह आपको जो प्रॉपर्टी प्रोवाइड की गई है वो क्या है, डॉट क्लास नेम। क्लास नेम में हमें क्या मिल जाएगा, सर जो पूरे सर्टिव है वो जो कंटेनर जिस नाम से ना क्लास के क्लास का नेम डिव के अंदर ये जो क्लास है ये सारी क्लासेस आ जाएंगी हमारे पास। सही, इंडिविजुअल क्लासेस आ जाएंगी ये सारी। हमने यहाँ पर एक नया मेथड भी देखा था, स्प्लिट का मेथड याद है मुझे, क्या करता है स्प्लिट का मेथड, आप उसमें जो वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्पेस दे दी उसके अंदर, तो ये हर स्पेस के बाद इसको इग्नोर करके ये एक इंडिविजुअल अलग बना देगा, इसको एक अलग वर्ड बना देगा, इसको अलग वर्ड बना देगा, और ये किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, अरे के अंदर। सही है, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पर क्लास नेम के अंदर सारी क्लासेस आ गई। हमने उस क्लास नेम में डायरेक्ट इंडेक्स ऑफ पे सर्च करवाया कि कैटेगरी के अंदर जो भी हमारे पास कैटेगरी आ रही है वो आप चेक कर लीजिए। अगर वो -1 के बराबर नहीं है तो आप यहाँ पर क्या शो कीजिएगा, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले
एम्प्टी ठीक है। अगर तो हमारे पास -1 आ जाता है तो फिर क्या होगा, वही सारा सेम काम है, बस चेंज क्या होगा, कंडीशन में चेंज आएगा। सर इसमें आप स्प्लिट का मेथड यूज करके बता सकते हैं। स्प्लिट का मेथड हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको आगे आज पढ़ाना है, कुछ नई चीजें फायर स्टार्ट करना है। अगर टाइम बचा तो ये मुझे याद दिलाइएगा, फिर हम करेंगे। सही, ये नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। अच्छा भाई, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को फायर बेस का इंट्रो दिया था। मुझे बताइए फायर बेस हम क्यों यूज करते हैं? बैक एंड क्या करते हैं? बैकएंड का काम तो लंबा होता है, उसको थोड़ा अगर मैं आपसे बोलूं मुझे कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप प्रोवाइड कर दीजिए एक लाइन की, क्या होता है? डेटा स्टोर होता है और लाइब्रेरी की प्रोडक्ट्स देता है। बिल्कुल सही कहा। ये हमें क्या देता है? कोड की प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है, अब कैसी प्रोडक्ट्स देता है ये हमने पिछली क्लास में देखा था। क्या क्या चीजें दे रहा है ये? यूजर पासवर्ड अगर लगा रहा है तो वो पीछे जो भी इसका चेकिंग वगैरह वो सारा होगा। पहली चीज तो हमने ये चीज चेक की थी कि अगर मुझे कोई काम परफॉर्म करवाना है फायर बेस की मदद से, तो मैं कुछ इस तरीके का मेथड मुझे मिल जाएगा और उसके अंदर मैं ईमेल पासवर्ड दे दूंगा। सही। इसके बाद जो बैकएंड की लॉजिक है उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। सही है, ये बात क्लियर है? यहाँ पर मैंने ईमेल पास कर दिया, पासवर्ड पास कर दिया, आगे मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है कि फायर बेस उसको किस तरीके से हैंडल कर रहा है, ये किसी को नहीं पता। सही, जिसने बनाया सर उनको पता है किसी क्या लॉजिक लगी हुई। और मैंने आपको क्या बताया था, ये सिर्फ हमें एक कोड प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें मल्टीपल कोड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हम जल्दी से फायर बेस पे आ जाते हैं। फायर बेस किसकी तरफ से दिया गया टूल है हमारे पास? गूगल। फायर बेस पर आएंगे, दो चीजें आपके पास ऑन होना जरूरी है, एक डॉक्यूमेंट्स और दूसरा कंसोल। ठीक है, कंसोल में आ जाते हैं। यहाँ पर आप अपना एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसका नाम रख लेंगे भाई, आपके ग्रुप का नाम 6 है ना? 16 है सर। व्हाट्सएप ग्रुप 6। अच्छा, उसके बाद इसको एनेबल करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं करना चाहें तो नहीं कीजिए। ये क्या करेगा, ये जेमिनी को एनेबल कर देगा फायर बेस के अंदर। रेकमेंडेड है, आप करना चाहें तो करना है। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये आपसे फिर कहेगा कि गूगल एनालिटिक्स अगर आप अनेबल कर रहे हैं तो आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कीजिए। मैं अपना अकाउंट जो है वो फायर बेस का जो है सेलेक्ट करूँगा और ये मेरा एक न्यू प्रोजेक्ट। सही है, इनिशियली अगर आप आएंगे तो आपके पास एक प्रोजेक्ट होगा, उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं होंगे, टेस्टिंग प्रोजेक्ट होगा। ये भी हमारा टेस्टिंग प्रोजेक्ट ही है, उसको यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर फायर बेस फंडामेंटल में आ जाएगी आप। ठीक है, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फायर बेस फंडामेंटल में आएंगे, उसके बाद गेट स्टार्टेड विद फायर बेस और फिर आप यहाँ से जाएंगे वेब के अंदर ऐड फायर बेस टू ऐप और उसके बाद आप वेब पे जाएंगे। अगर आप गेम में ऐड करना चाह रहे हैं तो आप गेम पे जाएंगे, सर्वर में ऐड करना चाह रहे हैं तो सर्वर पे सर्वर वाले कोड में जाएंगे इनके। अच्छा, यहाँ पर फंडामेंटल से बेसिक पहला पेज आ रहा है हमारे पास, इसमें अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से भी आप नेविगेट कर सकते हैं। अगर आप iOS एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं फायर बेस को। वेब एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम कौन से यूज़ कर रहे होंगे? वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, C++ यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यूनिटी यानी गेम वगैरह, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। एडमिन SDK आप कुछ चीज़ें जो है वो एडमिन की साइट पे देते हैं। ठीक है, उसके लिए आप ये एडमिन का प्रोटोकॉल इनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि फायर बेस हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल है, बहुत सिक्योर टूल है। अगर इसके सिक्योरिटी
मेजर्स को, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये गूगल जितनी सिक्योरिटी हमें दे देगा, सही है। लेकिन अगर इसको सही से इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, सिक्योरिटी मेजर्स को सही से यूज नहीं किया जाता, तो ये उतना ही बोल रहा था। ये बात मैंने आपको बताई थी, नहीं बताई थी? अच्छा ठीक है। अगर आपका कोड ओपन की मिल जाता है, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, लेट आ जाएगा आपको क्लास में। अच्छा, अगर तो आप सही से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स नहीं यूज करते हैं तो आपका जो कोड है वो इतना वल्नरेबल होगा कि आपके डेटाबेस का राइट, उस पर रीड करना, राइट करना, अपडेट करना, हर चीज़ कर सकते हैं जो भी आपका हैकर होगा। सही, उसको हैक करना बहुत आसान हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो इनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को लाजमी हमें अपने पास इंप्लीमेंट करना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि अगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को हम नहीं करते तो किस तरीके से क्या होता है हमारे पास, सही है। अच्छा, आई थिंक ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया होगा हमारा, कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, सही है। जब आप इसको क्रिएट कर लेंगे तो फिर आप जाएंगे वेब के ऊपर, सही है, वेब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं कहता हूँ कि बेहतर हो सकती हैं और क्लियर हो सकती हैं, पता नहीं क्यों फाइल मिस नहीं करता, लेकिन फिर भी चलिए हम देखते हैं। स्टेप 1 में क्या बता रहे हैं जी? फायरबेस है क्या? फायरबेस है क्या? फायरबेस आपको ताहा कोड की प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, यानी यहाँ पर अगर मुझे यूजर ईमेल लॉगिन करवाना होता या मुझे ऑथेंटिकेशन करवानी होती तो मुझे सारा कोड तो लिखना पड़ता है। उसने मुझे एक लाइन का कोड लिख के दे दिया, इसमें आप बस वो कह रहे हैं आपसे कि मुझे ईमेल और पासवर्ड दे दो, बाकी मैं मैनेज करूँगा, सही है जी। अभी देखते हैं ना, करेंगे खुद आपको लिखना होगा, बैकएंड का कोड, सर्वर का कोड आपको बनाना है। सर ये AI टूल है फायरबेस? नहीं, AI टूल है नहीं, लेकिन अब आपको गूगल की तरफ से कुछ AI की सपोर्ट इसमें मिल जाती है। AI टूल नहीं है ये। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्टेप 1 के अंदर कि आप अपने पास एक फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट करें और उसको रजिस्टर करें। हमने क्या किया, फिर फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, लेकिन रजिस्टर अभी तक नहीं किया और ना ही हम करेंगे। देखिए, ये स्टेप आप जो है इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? अभी इग्नोर करेंगे। जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से चलेगा। पहला स्टेप क्या है, क्रिएट करेंगे फायरबेस के ऐप, फायरबेस का प्रोजेक्ट, और उसके बाद आप आ जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आप इसका SDK इंस्टॉल करें। क्या इंस्टॉल करें? SDK। ये रिकमेंडेड वे है और ये बिल्कुल उसी तरीके से इंस्टॉल होगा जिस तरीके से आपने अपने पास टेलविंड को इंस्टॉल किया था। वो तो बोल भी जाऊँ। सही। मुझे जरा बताइएगा, क्वेश्चन है मेरा आपसे कि टेलविंड को हमने किस तरीके से यूज किया था? पहले नोट डाउनलोड किया था, नोट जो। अच्छा, क्या क्या फाइल्स हमारे पास क्रिएट हुई थी, बता सकता है? ठीक है, SRC क्रिएट करते थे हम, ऐसे ही है पब्लिक कर देते। इसमें भी बिल्कुल सेम वही सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं फॉलो होंगे। यहाँ पर इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर सारी चीजें गाइड करनी है, ठीक है। तो मैं उस तरीके पे जा रहा हूँ जिस तरीके की गाइडेंस मैंने देखा है कि अभी नहीं है और उसको हल्के हल्के ये छोड़ रहा है, पीछे हटा उसने, ठीक है, और वो है CDN। अगर आप यहाँ पर आए तो ये जो नोट इन्होंने लिखा हुआ है इसके अंदर लिखा हुआ है ऑल्टरनेटिव वेज टू डू ऐड फायरबेस, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास CDN आ गया, सही है। लेकिन एक मसला है, ये CDN जो इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है ये भी इन्होंने सही प्रोवाइड नहीं किया हुआ, सही ये काम नहीं करेगा जिस तरीके से हम यूज करते हैं अपने पास, किस तरीके से काम नहीं करेगा। हाँ, लगता है कुछ चीज़ इसने प्रोवाइड की थी और इसमें से हम यूज करेंगे।
अच्छा फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है Firebase provides alternative ways to add SDK, इस पे जरा क्लिक करते हैं। जैसे आप इधर आएंगे तो आई थिंक ये प्रोवाइड किया हुआ है, देखते हैं ये मिल गया आपको स्टूपिड टैग, ये इनको हम यूज करेंगे। अच्छा ये पुरानी वर्जन इसमें शो कर रहा है कि नई वर्जन वाला काम है, आई थिंक यही है हमारे पास। मॉड्यूलर एसडीके पे आके देखते हैं, शायद मिल जाएगा। ये लेटेस्ट आएंगे। अच्छा कहाँ पर आएंगे आप, जरा फिर इसको एक बार कंफर्म कर लीजिए। आप आएंगे, पहले हम थे गेट स्टार्टेड विद फायरबेस के अंदर, अब हम आ जाएंगे प्लेटफॉर्म्स एंड फ्रेमवर्क्स के अंदर। जैसे इस पर आएंगे वेब में आएंगे और फिर किसमें आ जाएंगे, मॉड्यूलर एसडीके में। अगर आप यहाँ से यूज करेंगे तो ये चीज काम नहीं करेगी। अच्छा ये काम करेगी लेकिन कहाँ पर काम करेगी, ये आपके लिए सिर्फ किसी स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ही काम करेगी। अलग से फाइल अगर आप जैसे हम अभी index.html और app.js की फाइल बनाते हैं अलग अलग, तो ये उसके लिए काम नहीं करेगी। सही है, तो हम कहाँ पर आएंगे इसके बाद, यहाँ पर, ठीक है, ऑल्टरनेटिव वेज टू ऐड एसडीके, और एसडीके के अंदर ये आपको स्क्रिप्ट के टैग्स मिलेंगे। सही है, इन टैग्स को आपने खाली कॉपी करना है और यहाँ पे HTML के अंदर आपने आके पेस्ट कर देना है। इसके लिए हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, इसके अंदर काम नहीं करेंगे। अच्छा आसान तरीका क्या है, क्या आप बता सकते हैं? सीडीएन। अच्छा आसान तरीका मैंने भी आपको बताया कि एनपीएम से करने का आसान है। सही है, उसकी वीडियो भी मौजूद है, स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज मिल जाएगी। ये जो तरीका है ये अब हल्के हल्के इसको छोड़ रहा है, इसकी सपोर्ट खत्म हो गया जी। अच्छा यहाँ पर मैं अपनी एक्सटर्नल फाइल का बता दूंगा app.js। अच्छा ये आपने गौर से देखना है वरना आपको समझ में नहीं आएगा। करना क्या है, यहाँ पर ये स्क्रिप्ट के जो टैग्स हैं आपके, इसको आप लगा देंगे। यहाँ पर ये आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और हम क्या क्या चीजें देखेंगे। ये यहाँ तक स्टेप याद रखिएगा। अब जरा हम वापस आते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन में और हम जाते हैं बिल्ड पे, ठीक है। यहाँ पर ना फायरबेस की तरफ से कुछ टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। ये हमने पिछली क्लास में देखा था ना, नहीं देखा था? चलिए आज देख लेते हैं। भाई हमारे पास जो टूल्स फायरबेस प्रोवाइड करता है उसमें एक एमुलेटर सूट है, ऑथेंटिकेशन है, इससे तो सब आप होंगे, नाम से पता लग रहा है, इसको हम यूज करेंगे, अभी यूज करेंगे, ठीक है। ऐप चेक है, सही है, डेटा कनेक्ट है, क्लाउड फाइल स्टोर है। अच्छा क्लाउड फाइल स्टोर क्या करता है, ये एक डेटाबेस है हमारे पास। क्या है, डेटाबेस है, क्लाउड फाइल स्टोर हमारे पास एक डेटाबेस है। तो फिर ये रियल टाइम डेटाबेस क्या चीज है सर, वो कैशे जो ये रियल टाइम डेटाबेस अब ऑब्सोलीट हो गया, ये अब यूज नहीं होता, पहले यूज होता था। तो फिर आपका सवाल होगा कि इन्होंने रियल टाइम डेटाबेस दिया हुआ, ये इसलिए दिया हुआ है कि अगर कोई आपके पास कोई पुरानी एप्लीकेशन लेकर आता है और आपसे कहता है कि इसमें मुझे ये चेंजेस करनी है, तो फिर आप इनकी इस डॉक्यूमेंटेशन से रेफरेंस लेते हुए काम करेंगे। सही है, तो ये रियल, हम जब काम कर रहे होंगे तो हम भी रियल टाइम डेटाबेस इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कौन सा यूज करेंगे, क्लाउड फाइल स्टोर। ये यूज करेंगे। जितनी भी नई एप्लीकेशंस बनेंगी उनके अंदर आप क्लाउड फाइल स्टोर का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ ये हमें स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। ये आ गया वो इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी रूल्स जिनकी भी हम बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये हमें ऐप होस्टिंग भी देता है और होस्टिंग भी देता है, और हम ये होस्टिंग भी देखेंगे। सही है, फायरबेस हमें कुछ हद तक होस्टिंग प्रोवाइड करता है। सही है,
इसके साथ साथ आपको एक्सटेंशंस मिलती हैं। अच्छा, ये एक्सटेंशंस जो है ये मैंने यूज़ नहीं किया हुआ, तो उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। इसके साथ साथ फायरबेस ML, ये मशीन लर्निंग के लिए, मशीन लर्निंग AI ये आपको काफ़ी जल्दी आया जो करो है ना। ना फायरबेस में मशीन जल्दी आया लर्निंग की सहूलियात प्रोवाइड कर देता है। काफ़ी हद तक कह रहा हूँ, बहुत अच्छी मशीन लर्निंग की जो ये आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, जिसमें आप काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं जरा, यहाँ पे भी उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स दिए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। एक हमारे पास टेस्ट लैब है, ठीक है, इनका। उसके बाद हमारे पास ऐप डिस्ट्रीब्यूशन है, क्रैशलेटिक्स है। अच्छा, क्रैशलेटिक्स क्या हो सकता है? नाम से पता लग रहा है कि पहली बात तो ये कि ये क्रैश की एनालिटिक्स प्रोवाइड करने के लिए, किस चीज़ के लिए? क्रैश की एनालिटिक्स। लेकिन ये वेब एप्लीकेशंस के लिए नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। सही है, ये वेब एप्लीकेशंस के लिए नहीं है। और ये क्रैश एनालिटिक्स करता क्या है? जिस भी पॉइंट पर आपकी एप्लीकेशन क्रैश होगी, उसका एग्जैक्ट उसी सेम टाइम की जो भी जितनी भी क्रैश रिपोर्ट है वो बनाकर फायरबेस में स्टोर हो जाती है। फिर आप उसको देख सकते हैं कि अच्छा मेरी इस पॉइंट पर इस टाइम पर जो है ऐप क्रैश हुई। सही है, तो ये उस वक्त काम आता है क्रैश एनालिटिक्स। इसी के साथ साथ हमारे पास आ गया परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। नाम से पता लग रहा है परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए है कि हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कैसी है, ज़्यादा स्लो तो नहीं है, कहीं लैग तो नहीं आ रहा, कोई चीज़ काम ऐसा तो नहीं है कि उसने काम करना छोड़ दिया है। इसी के साथ साथ रिमोट कॉन्फ़िग, API परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग नमाज के वक्त चार्ज पे लगा तो दूंगा। एडमिन का ओवरव्यू नमाज से बिल्कुल एडमिन के लिए है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, या बल्कि ये एडमिन के लिए भी नहीं होगा, डेवलपर के लिए होगा अक्सर, कि वो देखें कि किस तरीके से काम हो रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ ऑफिस में लगा एनालिटिक्स है। दूंगा। एनालिटिक्स क्या देता होगा फिर? जब यहाँ पे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की है, क्रैशलेटिक्स की है, तो फिर ये एनालिटिक्स क्या देता है? एनालिटिक्स आपको हकीकी तौर पर आपके यूजर्स के बारे में बताता है कि कौन से पेज पे ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, कौन से पेज पे यूजर्स आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। यानी इसकी एग्जाम्पल अगर हम इस तरीके से लें कि यार फला पेज पर यूज़र आया और उसने आके वहाँ से कुछ परचेज नहीं किया, इसका मतलब है कोई ना कोई इशू है। सही है, बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं उस पेज पे, फौरन चले जाते हैं या वो कुछ परचेज नहीं करते, तो वो आप हर चीज़ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में एक चीज है जी। किस तरह की मॉनिटरिंग करता है? परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में वही स्पीड की बात हो गई ना, हाई स्पीड वो बग्स स्पीड टेस्टिंग। अच्छा, बग्स क्रैशलेटिक्स के अंदर आते हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में भी आई थिंक आपके बग्स कुछ हद तक रिकॉर्ड हो गए, ठीक है। बाकी हमारी वेब डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पर ही एरर्स आना शुरू हो जाते हैं। सर ये स्लो क्यों होती है वेबसाइट? क्या रीज़न होता है कि स्लो हो जाती है या लैग आ रहा है? क्या रीज़न होता है? कोड का इशू होता है? अगर हमारा एप्लीकेशन कोड होता है तो इसी वजह से हमारी एप्लीकेशन लैग करती है। अच्छा भाई, ये फ्री है जी फायरबेस फ्री नहीं है, फायरबेस फ्री है, ठीक है, लेकिन ये आपको कुछ हद तक दे देते हैं फ्री। यहाँ पर प्राइसिंग आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, अभी इस पर जाते हैं। उसके साथ साथ और क्या क्या टूल्स दे रहा है भाई आपको? फायरबेस का टूल्स भी दे रहा है, अच्छे खासे टूल्स दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लाउड मैसेजिंग आपको दे रहा है, ये क्या हो सकता है? अच्छा, ये हमारे पास है पुश नोटिफिकेशंस के लिए। आपने देखा होगा कुछ एप्लीकेशन से पुश नोटिफिकेशन आते हैं, सही है, जैसे नहीं मेल पे नहीं आता, अप्लाई करो। ये आपके पास जैसे फूड पांडा की एकदम आता है आपके पास, मॉर्निंग की सीट खत्म हो गई। भूख लग रही होगी, खा कौन सी लो, दे रहे हैं? 6 से 9। सही है ना, मुझे भी वही दिया, भूख मेरा लग नाम नहीं भी हो, आ गया। थोड़ा सा खा लो। इंटरव्यू हो गया? तो नोटिफिकेशन जो आपके सामने आती यही है पूछो कि क्या कहते हैं, कब आओगे आप? अच्छा, 12 से 3 वाली। ये मुझे नहीं, फायरबेस ना क्लाउड 9 से 11 थे मैसेजिंग तो की जो सहूलियत है ये मैं दूर से आता, बोले है ही नहीं क्या बहुत करते? बोले 6 से चीज़ों को 3 provide करता है। ओ नहीं 3 बहुत से 6 चीज़ ले। है। मैं नहीं, वो ठीक नहीं। है, यहाँ तक कि अगर कुछ ऐप्स उनका बजट ज़्यादा नहीं है, बल्कि ज़्यादा भी हो, तो वो क्या करते हैं, वो पूरी एप्लीकेशन उनकी फ्लटर पर बन रही होगी या रिएक्ट नेटिव पर बन रही होगी, लेकिन सिर्फ इस एक काम के लिए क्लाउड मैसेजिंग फायरबेस पर है। सही है।
क्योंकि ये हमें इतनी चीप सर्विस प्रोवाइड करता है। सही है। बाकी ये टूल्स मैंने यूज नहीं किए तो इनके बारे में आपको नहीं बता सकता। सही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनमें से जो हम दो चीज़ें देखेंगे वो एक है हमारे पास ऑथेंटिकेशन और एक है फायर स्टोर। सही है। लाजमी इन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे और साथ साथ अगर टाइम बचे तो हम और भी साथ साथ चीज़ें एक्सप्लोर करते रहेंगे। प्राइसिंग में आ जाते हैं। मैंने आपको बताया फायर बेस पेड है, लेकिन इनका भी कोई प्लान है, जैसे कि अमेज़ॉन आपको देता है, अमेज़ॉन AWS जैसे आपको देता है पे एज यू गो, यानी कि जो सर्विस आप इस्तेमाल करेंगे सिर्फ उसके पैसे आपसे चार्ज होंगे और जितने यूज करेंगे उतने चार्ज होंगे। यानी किस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर फायर बेस से आप पूरी एक एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, और उसको आप यूज करते हैं, यूज करने के बाद जैसे ही वो प्रोडक्शन में जाएगी तो ऑब्वियसली यूजर्स आएंगे, जब यूजर्स आएंगे उसमें उस पर लोड बढ़ेगा तो फायर बेस डायरेक्टली आपको एक मेल भेज देगा सर FBR की तरफ। सही है। तो ये एक चीज है। बाकी यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आपको फ्री मिल रही है, कितनी मिल रही है, इसमें क्या चीज़ें एप्लीकेबल हैं और कितनी कॉस्ट बढ़ रही है हर चीज़ की, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। चले अब जरा सा हम वापस आते हैं। यहाँ तक कर लिया था अपने काम। अच्छा मुझे बताइए आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पे कर रहे हैं फॉलो साथ साथ? एक दो ही है। तो अगर साथ साथ कर रहे हैं तो कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को? साथ साथ ही जा रहे हैं। अगर कहीं पे आपको ऐसा लगे कि मैं आगे निकल रहा हूँ तो आप मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है? तो फिर वहाँ पे आपको टाइम ये कहाँ से आएगा? अच्छा ये आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो ये है, आप आएंगे डॉक्यूमेंटेशन में। हम गए थे किसके अंदर, फंडामेंटल्स के अंदर, गेट स्टार्टेड विद फायरबेस। उसके बाद आप जाएंगे ऐड फायरबेस ऐप, और उसमें से कौन सी ऐप है आपकी? वेब ऐप है, तो वेब ऐप में जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे ऑल्टरनेटिव वेज टू ऐड फायरबेस। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया ये CDN अगर आप यूज करते हैं तो आपको सारा कोड इसी के अंदर करना पड़ेगा, इसी स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, यानी सारा आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो HTML के अंदर ही हो रहा होगा। सही क्लियर है जी? कर सकते हैं। उसका तरीका मैंने आपको बताया आपको। उसका ये है कि मैं आप यहाँ पर भी एक और ऑल्टरनेटिव वेज टू ऐड SDK आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे और सॉरी आप आएंगे अंडरस्टैंड आ जाएंगे और सॉरी आप आएंगे अंडरस्टैंड वेब प्लस फायरबेस पे। आपने आ जाना है अपडेट टू द मॉड्यूलर SDK। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ स्क्रिप्ट के इस तरीके से टैग्स नजर आ जाएंगे। ये अपडेटेड टैग्स हैं। इसके अंदर वर्जन यूज हो रही है फायरबेस की 12.1 है। सही? NPM से आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है, इस वजह से मैंने ये वाला कोड बताया। सही है। और ये आपका टास्क है कि आपने NPM से अपने पास करवाना है ये काम। उसके लिए पूरी वीडियो अवेलेबल है, स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा, 10 मिनट में काम हो जाएगा। तो ये CDN से कर रहे हैं आप? मैं CDN से। और सर इसमें यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये किया कि फायरबेस को अपने पास मंगवाया है। उसके बाद उस फायरबेस की प्रोडक्ट्स को आप मंगवाते हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स आएंगे यहाँ पे? मेरे पास दो प्रोडक्ट्स आएंगे, एक है फायरबेस का फायर स्टोर और दूसरी प्रोडक्ट क्या है? जल्दी का टाइम नहीं है बेटा। अभी हम कौन सी प्रोडक्ट यूज करने जा रहे हैं? ऑथेंटिकेशन। सही है। जरा देखते हैं कि अगर हमें अपना काम आसान करना है फायरबेस की मदद से तो हम किस तरीके से करेंगे। पहला स्टेप तो ये था कि आपने ये करना है। आगे का स्टेप देखते हैं इन्होंने क्या बताया। इसके बाद जब आप ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने पास तो आप वापस आएंगे इस जगह पे। देख लिया मैंने। सही है। कहाँ पर आएंगे? ये है आपके पास फंडामेंटल्स, ऐड फायरबेस टू एन ऐप, वेब पे। सही, वापस इस जगह पर आ जाएंगे। उसके बाद अच्छा यहाँ से वापस इधर जाना होगा आपको, ऑल्टरनेटिव वेज टू ऐड फायरबेस। जब आप यहाँ पर आएंगे
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उन्होंने एक दूसरा स्टेप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इन्होंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको क्रिएट करके दिया है, उसके साथ एक कमेंट ऐड किया हुआ है कि टू डू, ये काम आपने करना है। रिप्लेस द फॉलोइंग विद योर एप्स फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन। सही, अब ये स्टेप हम करने जा रहे हैं। तो क्या करना है, आपने इसको कॉपी करना है सिंपली, और आपने यहाँ पर आके एक स्क्रिप्ट का टैग आप अपने पास बना लीजिए, ठीक है। और इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप इसको पेस्ट कर दें। अभी अगर आप ये देखिए तो मेरे पास ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी है। फिर बातें बाद में कर लीजिएगा, तवज्जो के साथ सुन लीजिए। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट अभी मेरे पास एम्प्टी है, इसके अंदर मुझे फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे फायरबेस की कहाँ से मिलेगी? अभी मैं कौन से स्टेप पर हूँ? अभी मैं सेकंड स्टेप पर हूँ, और अब मैं जाऊँगा रजिस्ट्रेशन। यानी ये सारा काम करने के बाद मैं कौन से स्टेप पे जाऊँगा? यहाँ पर रजिस्टर योर। अब ये वाला प्रोसेस हम करने जा रहे हैं। ये काम किस तरीके से होगा? आप वापस अपने फायरबेस के कंसोल के अंदर आएंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर आप पहले से ही होंगे। आपने क्या करना है, इधर ये वी पर क्लिक करना है, आपके पास प्रोजेक्ट सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस प्रोजेक्ट सेटिंग्स पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है योर एप्स। अभी क्या है, देयर आर नो एप्स इन योर प्रोजेक्ट। अभी तक हमने प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करवाया, ऐप नहीं बनाएंगे अपनी, ठीक है। ऐप बनाएंगे फिर उसको हम अपने एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करेंगे। अच्छा, पहली चीज क्या है? iOS एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ठीक है, यूनिटी, फ्लटर। यहाँ पर हम जाएंगे किस पे? इस पर क्लिक करेंगे तो अब हम यहाँ पर इसका ये कह रहा है कि आप अपना रजिस्टर कीजिए ऐप। मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, मैं कह देता हूँ टेस्टिंग। सही है, कह रहा है कि आप होस्टिंग ऐप में करोगे नहीं, आप रजिस्टर करेंगे। जैसे ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ऐड फायरबेस एसडीके वाले ऑप्शन पे। अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट अब आपको थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा होगा। इधर अगर आप आए तो ये रहा, ये एम्प्टी है, लेकिन इसमें सारी डिटेल्स वही। ये जो डिटेल्स है ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। मैं फिर इस पे एम्फोसिस कर रहा हूँ, ये डिटेल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही है, अभी तक मैंने कोई भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इनका फॉलो नहीं किया। अब जरा आप एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, अपने पास इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, ठीक है। एक एमेचर आ रहा है, बिल्कुल एक जूनियर डेवलपर आ रहा है, उसने आया कि बॉडी का टैग आपको ओपन किया, ये स्क्रिप्ट के टैग सामने पड़े हैं, ये स्क्रिप्ट के टैग में आया, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने पड़ी। बात समझ में आई? अब वो यहाँ से क्या करेगा, सिंपली आगे कॉपी करेगा, अपने पास पेस्ट करेगा। आपका जितना भी डेटाबेस है उसमें रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और अपडेट भी कर सकता है। बात समझ में आई? मैंने क्यों कहा था कि उतने वल्नरेबल हो जाता है। तो हर प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना होगा अगर आप इस पर काम कर रहे हैं, वरना बनाने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ने का फायदा भी इसको। सही है, बिना वजह आप अपना भी बिल बनाएंगे। अच्छा, आते हैं वापस। यहाँ पर ये काम तो हो गया हमारे पास। मैंने सिर्फ इसमें से अगर आप गौर करें, इस स्टेप में से ये वाला कॉपी किया था, ये वाला कॉपी नहीं किया। अच्छा, ये जो तरीका है ना, ये इन्होंने npm वाला तरीका बताया हुआ है, यानी ये तरीका बताया हुआ है इस तरीके से अगर आप स्क्रिप्ट के टैग को इस्तेमाल करते हैं उसके लिए बताया। सही है, तो हमें इसको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा। ये चीज़ उन्होंने चेंज कर दी है, इनिशियलाइज करवाना है फाइल को। अच्छा, यहाँ पर इनिशियलाइज करवाने से पहले मैं थोड़ा सा मैं 2 मिनट का पॉज ले रहा हूँ। मुझे ये बताइए, जितने भी स्टेप्स किए हैं हमने अभी तक, क्लियर है? आपको कोई क्वेश्चन है इसमें से तो आप मुझसे पूछ लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन में से वैसे जनरल क्वेश्चन है इसमें से। सर इसको ऊपर कीजिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा। ये CD है ना सर।
अगर ये फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन हम दूसरी फाइल में डाल दें तो भी वो कंसोल से एक्सेस हो जाएगी। हाँ किसी भी आप index.html की फाइल के अंदर डालना है HTML फाइल नहीं JS फाइल बना लेना जावास्क्रिप्ट में जाएगी उसको सिक्योर करना है। और ये इनका जो रिकमेंडेड वे है कॉन्फ़िगरेशन फाइल का वो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगा। वो आप जो वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको रिकमेंड की है इनिशियल तो उसमें मैंने क्लियर किया होगा ये वाली इसमें हमने चीज़ को क्लियर किया होगा कि आपको किस तरीके से पता चले। लेकिन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को हम थोड़ा सा देखेंगे आगे। लास्ट वापस आ जाइए। मुझे ये बताइए कि ये सारी चीज़ें इस स्टेप पर क्लियर हैं। अच्छा आगे का जो इन्होंने ये स्टेप प्रोवाइड किया हुआ है ना मैं इसको कॉपी करके अभी अपने पास पेस्ट करूँ। सही मैंने अपने पास इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है उसी जगह से जहाँ से मैंने इस टू डू को उठाया था। सही है सेकंड स्टेप से। अब क्या करना है मुझे मैंने बताया था कि ये जो चीज़ इन्होंने प्रोवाइड की थी तब आप काम करेंगे जब आप इसी मॉड्यूल के अंदर काम कर रहे हैं इसी स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखना है तब तक के लिए ही ये बात है। पर इसको हम किस तरीके से बनाएंगे कि मैं अपने इस जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर भी फायरबेस को इस्तेमाल करना शुरू करूँ। तो सबसे पहला काम ये है कि मुझे इसको इस तरीके से नहीं करना होगा। मैं फायरबेस जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ इसको डायरेक्ट यहाँ पे लगाऊंगा फायरबेस सही है और डॉट करके मैं यूज़ करूँगा इनिशियलाइज ऐप और उसके बाद में फायरबेस कॉन्फिग जो यहाँ पे बना हुआ है उसको मैं यूज़ करूँगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये आपकी एपीआई की है और डोमेन है कुछ प्रोजेक्ट आईडी आपकी क्रिएट हुई है वो है सारी चीज़ें ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जावास्क्रिप्ट और कुछ नहीं है इसमें। अगर आप इसका नाम भी चेंज करना चाहें तो नाम भी चेंज करते हैं कोई मसला नहीं है। वो तो फायरबेस ने इनिशियली आपको दिया हुआ है आप एबीसी रख लें कोई मसला नहीं है। सही है तो इस चीज़ से बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं चाहिए कि ये उन्होंने क्या किया हुआ कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट के टैग्स हैं। ये क्या है सीडीएन लिंक है हमारे पास। सर ये सीडीएन लिंक के नीचे ये वाला जो आपने एपीआई उठाई है जी और उसके बाद जो हमारी जो app.js की लिंक होगी वो सबसे आखिर में होगी। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। जी क्वेश्चन है आपका क्या करेंगे हाइड कैसे करेंगे आप इनका एनपीएम वाला जो तरीका इन्होंने बताया हुआ ना एक बार ये देख लीजिएगा। अभी तो हमने डायरेक्ट index.html के अंदर काम किया है। आप ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो हमें फॉलो करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सही है अब मैं जरा जल्दी जल्दी से इस काम कर दूँ अपने पास। मैंने यहाँ पर एक चीज चेंज की है। यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल बना हुआ था उसको मैंने क्या किया फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप छोटा सा एक चेंज किया है। ये इससे पहले डॉट फायरबेस लगा दिया। सही है अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर मैं कुछ बना देता हूँ एक ईमेल को बना देते हैं। इसको और से देख लीजिएगा नेम इसको दे देता हूँ ईमेल इसी तरीके से एक आईडी दे देता हूँ ईमेल। ठीक है अब यहाँ पर जरा एक पासवर्ड जल्दी से इसको असाइन कर देते हैं और इधर भी हम इसको पासवर्ड दे देते हैं। एक बटन होगा जिस पर क्लिक होगा तो क्या होगा कि सबमिट होगा। और यहाँ पर एक ऑन क्लिक का कीवर्ड होगा। सही है इसको हम लिख देते हैं सही है भाई क्लियर है ये चीज। अब इसको जरा हम बस कॉपी करते हैं। आई थिंक नमाज का इशू है ना एपीआई के एपीआई के जो इस पूरी लिस्ट रखी हुई नीचे ये भी कॉपी करके पहला क्या काम होना चाहिए बताइए। सर ईमेल और पासवर्ड ईमेल की जो पासवर्ड की इनपुट है ये मुझे अपने पास अगर कॉल करना होगा मैं एक लेट कर लेता हूँ यहाँ पे ईमेल एलिमेंट
इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सही है, यहाँ पर हम पास कर देंगे ईमेल। इसी तरीके से मैं तो सोच रहा हूँ दिन में चलाऊंगा, रात तक दिन यहाँ पर हम पास कर देंगे पासवर्ड गाइडलाइन हमारा हाजिरी वाला सिस्टम नहीं है तो वो टेंशन नहीं, हाजिरी वाले सेटिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है हमारा, ये रजिस्टर का फंक्शन। अभी से चेक करने के लिए काम करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं रजिस्टर के नाम से और इसमें आप ट्राई करते हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, कंसोल ईमेल एलिमेंट डॉट वैल्यू, साथ में पासवर्ड एलिमेंट डॉट। फॉर्म भरा था अब जरा इसको हम अपने पास चला कर जिम करवा रहे हैं अभी भी बेस 2 स्टार्ट हो रहा है ना, पासवर्ड में आया मैं मैनेजर बेस 2 नवंबर में चालू हो रहा है। तो तुम्हारा नवंबर में सिक्योर पासवर्ड 22 को हो रहा है आ गया, सही हुई। अच्छा, अब इसको हमें स्टोर करवाना है, बल्कि हमें ये ऑथेंटिकेशन करवानी है फायरबेस से। ऑथेंटिकेशन किससे करवानी है, फायरबेस। यानी अभी तक मैंने क्या किया, ये कंसोल करवाया ना, इसकी जगह मुझे सारी लॉजिक लिखनी पड़ेगी कि किस तरीके से मैं स्टोर करवा रहा हूँ, किस तरीके से मेरे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा। हर लॉजिक मैं यहाँ पर लिखाऊंगा, मेरा कोड आई थिंक काफ़ी लंबा हो जाएगा जब मैं लॉजिक लिखने जाऊँगा। सही है, लेकिन मुझे अब फायरबेस इस्तेमाल करना है, मुझे नहीं पता कि क्या लॉजिक है, बस मुझे इसको यूज़ करना है और इसी से काम करना है। एक लाइन का कोड हो जाएगी, बाकी ये खुद संभालेगा। अच्छा, जब हमें इसका कोई भी सर्विस यूज़ करनी है, अपने पास कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करनी है, तो आप आएंगे इस पे सोर्स पे, यहाँ पर इसको अगर आप बंद भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, आप इसको बंद कर दीजिएगा। यहाँ पे सेटिंग में इसने एक्टिवेट कर दिया तो दोबारा मिल जाएगी आपको। सही, कोई समस्या नहीं है। आप आएंगे बिल्ड के ऊपर, यहाँ पर बिल्ड लिखा हुआ है, बिल्ड पे नीचे आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ऑथेंटिकेशन पर आप आ जाएंगे। जब आप ऑथेंटिकेशन पर आएंगे तो ये कह रहा है भाई आप इसको गेट स्टार्टेड कीजिए। साफ साफ इन्होंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑथेंटिकेट एंड मैनेज यूजर्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्रोवाइडर्स विदाउट सर्वर साइड। गेट स्टार्टेड करते हैं, कुछ नेटिव प्रोवाइडर्स हैं और कुछ एडिशनल प्रोवाइडर्स फायरबेस की तरफ से आपको मिल जाते हैं। इस तरीके से ये हमारे पास अपना ईमेल पासवर्ड के लिए, ये फ़ोन जो OTP का तरीका होता है हमारे पास, ये उसके लिए है एनोनिमस, ठीक है। और उसके बाद एडिशनल प्रोवाइडर हमारे पास मौजूद है, जैसे कि अगर आपने कुछ वेबसाइट पर देखा होगा साइन इन विद गूगल, तो आप यहाँ से करवा सकते हैं, साइन इन फेसबुक करवा सकते हैं। जी पूछिए सर, ये एनोनिमस क्या है, ये गेस्ट अकाउंट बन जाएगा? आई थिंक ये गेस्ट के लिए है एक। अच्छा, ये क्यों होता है इसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। ये आप अपना क्वेश्चन जरा होल्ड करके रखिएगा, मैं इसको बता सकता हूँ। ये आ गया हमारे पास साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद गूगल प्ले गेम्स, ठीक है, गिटहब, एप्पल, ट्विटर, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, गेम सेंटर। सही है। अच्छा, आपको जो भी प्रोवाइडर यूज करना है, इस स्टेप को देख लीजिएगा, आपको जो भी प्रोवाइडर यूज करना है आप उस पर आके क्लिक करेंगे और उसको इनेबल करेंगे। क्या करेंगे? इनेबल करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको उसको इनेबल करना है। जब इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर आपको शो कर देगा कि ये साइन इन प्रोवाइडर्स में से ईमेल एंड पासवर्ड का तरीका आपने इनेबल कर दिया। अच्छा, जब आप ये काम कर लेंगे, अभी हम कौन से टैब पर हैं ऑथेंटिकेशन के अंदर? यहाँ पर आप देख लीजिए, हम ऑथेंटिकेशन के अंदर हैं। यहाँ से आप नेविगेट कर जाएंगे इस काम के बाद यूजर्स टैब। जितने भी यूजर्स क्रिएट होंगे वो यहाँ पर आएंगे। सही है, यानी जितने भी यूजर्स हमारे सेव होंगे वो इनिशियली यहाँ पर आ रहे होंगे। सही है। अच्छा, अब क्या करना है हमने, कंसोल हो गया, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, हर चीज़ वर्क कर रही है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास हर चीज़ काम कर रही है प्रॉपर्ली। अब हमने क्या करना है भाई, इस कंसोल की जगह वो फंक्शन यूज़ करना है जिसके ज़रिए काम कर रहा होगा।
तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं और बिल्ड पर जाते हैं और किस पर आ जाएंगे? ऑथेंटिकेशन में आने के बाद आपको आना होगा, यहाँ पे हमने वेब पर बताया, ठीक है। वेब पर आएंगे आप, वेब के बाद आप किस पर आएंगे? गेट स्टार्टेड पे नहीं आएंगे, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पर आएंगे, सही है। इस टाइप पर आने के बाद मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें फायरबेस ने बहुत अच्छी बताएंगे, कुछ चीज़ें आई थिंक इनको इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने वही बताया बिफोर यू बिगिन पूरा काम क्या अपने पास प्रोजेक्ट क्रिएट करें, ऐप बनाए, सारा काम ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, ये इन्होंने हमें तरीक़ेकार बता दिया। ये तरीक़ेकार किसके लिए है? जब आप npm से करेंगे ना तो ये तरीक़ेकार यूज़ करेंगे, और जब इसको यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड नजर आ रहा है आपको, इसको आप ओपन करते हैं न्यू टैब में, यहाँ पर आपको इसकी भी वीडियो मिल जाएगी, 10-10 मिनट की वीडियोज़ हैं, देख लीजिएगा। फायरबेस कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट सीख ली वैसे, सही भाई। यहाँ पर आते हैं ये, अच्छा इसके बाद आप, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं CDN वाला तरीका, तो हम वेब से चले जाएंगे नेम स्पेस API पे। यहाँ पर ये उन्होंने तरीक़ेकार प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आप CDN यूज़ कर रहे हैं, इसको कॉपी करना है आपने और जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर आके आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा। अभी के लिए क्योंकि आपको हो सकता है ये भी मुश्किल लग रहा हो, तो ये मैंने चीज़ आपको पढ़ाई नहीं है, ये आप बता दीजिए, चलिए। ये हो गया आपका एक लाइन का। यहाँ पर इसने आपसे क्या क्या मांगा हुआ है? ईमेल और पासवर्ड। जी कॉपी कहाँ से किया मैंने? मैं आया हूँ पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर, वेब के अंदर, ऑथेंटिकेशन के टैब के अंदर, बिल्ड के अंदर। वेब में आएंगे, ऑथेंटिकेशन में आएंगे, उसके बाद वेब पे जाएंगे, फिर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में जाएंगे, सही है। यहाँ से कोई मसला नहीं है, नमाज के बाद जब आप लोग वापस आएंगे तो मैं इसको आपको रिवाइज करवा दूँगा, सही है। अभी के लिए सिर्फ आप देख लेंगे किस तरीके से हो रहा है। ये इसने एक लाइन की है, फायरबेस हमारे पास यूज हो रहा है, उसमें से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, कौन सा? एक मेथड आ रहा है, सॉरी, डॉट ऑथेंटिकेशन, उसमें से भी एक मेथड यूज हो रहा है, कौन सा? अभी क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड के पीछे क्या लॉजिक है, इससे हमें पूछना होगा, वो फायरबेस इसको हैंडल करना है, सही है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, ईमेल एलिमेंट की जो वैल्यू है वो मैं इधर पास कर दूँगा, और पासवर्ड एलिमेंट की जो वैल्यू है मेरे पास वो मैं इधर पासवर्ड की जगह पास कर दूँगा, सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है क्या ये इसको ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा। हम इसको अच्छा बना सकते हैं, अभी कंफर्मेशन देने के लिए सिर्फ कर रहे हैं, एरर माइनस चल जाएगी, ये तरीका सपोर्टेड नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबमिट करते हैं, इसने दोबारा कर दिया, वेट रिफ्रेश नहीं किया मैंने, दोबारा करते हैं, सबमिट करते हैं, कुछ आया? अब जरा फायरबेस में आके देखते हैं, अपने ऑथेंटिकेशन के टाइप में आ जाएंगे वापस, जो कंसोल में हमने ओपन किया हुआ था, और यहाँ पे यूजर्स में आ जाएंगे, रिफ्रेश करके देखते हैं जरा, आगे यूजर, पूरा यूजर मेरे पास क्रिएट हो गया, ये ईमेल आ गई, पासवर्ड आप नहीं देख सकते, कुछ भी करके नहीं देख सकते, ठीक है, स्टोर है पासवर्ड, लेकिन आप नहीं, तो जो हम खुद बैकएंड लिखेंगे उसमें देख सकते हैं, जो आप खुद बैकएंड लिखेंगे उसमें देख सकते हैं, उसमें आपकी मर्जी, आप देखना चाहें देख सकते हैं, नहीं देखना चाहें नहीं देखें, लेकिन फायरबेस आपको इसकी इजाजत नहीं देगा, ना ही गूगल, अगर आप गूगल लॉगिन की सवाल करते हैं तो गूगल भी नहीं देता आपको। अच्छा, यहाँ पे प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे आपको, प्रोवाइडर आपको बता रहे हैं कौन सा प्रोवाइडर है आपका, ठीक है। उसके बाद ये बताएगा कि यूजर कब क्रिएट हुआ है, किस वक्त साइन इन हुआ है, और उसके साथ एक यूजर UID जो है, यूनिक आईडी जो है आपकी असाइन होगी, हर यूजर की एक यूनिक आईडी होगी, नाम सेम हो सकता है, सॉरी ये प्रोवाइडर सेम हो सकता है, डेट सेम हो सकती है, साइन इन टाइम सेम हो सकता है, कुछ हिस्से ईमेल के सेम हो सकते हैं, लेकिन आपकी UID हमेशा
हर यूजर की डिफरेंस होती है। अब आपने क्वेश्चन किया था मुझसे कि हम यहाँ पे क्यों उसके लिए यूज कर रहे हैं, सही है, टाइम तो लग गया। अच्छा सही है, आप नमाज पढ़कर फौरन क्लास